वेलकम टू माय केक एक्सप्लेन चैनल। स्टोरी के शुरुआत में हमें साउथ सी सिटी की एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लीदान होता है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है। लड़की कहती है कि आज तो लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। फिर हमारे हीरो के पास आके बोलती है चलो करते हैं। हमारा हीरो शर्माते हुए करते हैं क्या करते हैं, मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ। फिर वह थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है कि नहीं, वो मेरे बारे में कोई फीलिंग नहीं रखती है। तभी लीदान अपनी तलवार उसके दोनों टांगों के बीच में मारती है और उसका बाल बाल बचता है और हमारा हीरो बहुत डर जाता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारे सोल को किंग ऑफ हेल भी रिजरेक्ट नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय कर दूँगी। वहीं अपने हीरो को कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कहता है क्या, सोल रिजरेक्ट? फिर लीदान बोलती है कि हाँ, तुम मर चुके हो। ये सुन के हमारा हीरो तो बिल्कुल चौंक जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कुछ लोग इकट्ठे दिखाए जाते हैं, जिनमें से दो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे कोई मर गया क्या। फिर हमारा हीरो रोड पे पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसे कुछ पुलिस वाले कपड़े से ढक देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और 12 साल पहले की बात बताई जाती है कि कुछ रीज़न के कारण अर्थ में स्पिरिट एनर्जी फैल जाती है और कल्टीवेशन जैसी चीज़ जो केवल नॉवेल में एग्जिस्ट करता है वह रियलिटी में होने लगी। फिर सीन हमारे हीरो पे आता है। वो बोलता है 99.99% लोग हैं जिनके पास ऐसी स्पिरिचुअल रूट होती है जिससे वो कल्टीवेट कर सकते हैं। केवल मैं ही हूँ और एक अकेला मैं ही हूँ जिसके पास लो ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है। और हमें बताया जाता है कि जितने भी एल्डर हैं वो ट्रू ओरा को स्क्रिप्चर में प्रमोट कर सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि कल्टीवेशन ही आज के समय पे सब कुछ माना जाता है। आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते तो आप लो क्लास के लोगों में गिने जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कुछ बुली लड़कों से एक लड़की को बचा रहा होता है। सामने वाले लड़कों में से एक लड़का कहता है कि हम तो केवल इसे ड्रिंक करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और दूसरा लड़का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की, हम सेकंड स्टेप कल्टीवेशन पे हैं। तभी हमारा हीरो उन्हें डराते हुए कहता है कि मेरा नाम चैन है और मेरे पास हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है और मैं थर्ड स्टेप कल्टीवेशन पे हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों हमारे हीरो को बहुत बुरी तरीके से पीट कर चले जाते हैं। फिर हमारा हीरो वहीं पर बैठकर सोचने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं 0.01% लोगों में से आता हूँ जिसके पास यूजलेस ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है। फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने एक लड़की को कुछ लड़कों से बचाया है। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो गेम खेल रहा होता है। वहीं कुछ गार्ड आके हमारे हीरो को पैर से दबा लेते हैं और एक हट्टा कट्टा आदमी हमारे हीरो से कहता है तुम ट्रेस इस गेम के टूर्नामेंट को खेलने के लायक नहीं हो। फिर हमें पता चलता है कि हमारा हीरो यहाँ रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा होता है और दूसरा आदमी कहता है केवल कैप्टन हुआंग हैं जो इस गेम में टॉप टायर टूर्नामेंट में एंटर कर सकते हैं। तभी कैप्टन हुआंग एक बड़ा सा पत्थर अपने एक ही हाथों से उठाकर कहता है कि क्या ये तुम कर सकते हो, ये है तुम्हारा और मेरे लेवल का डिफरेंस। वो दोनों उसे हुमलेट कर ही रहे होते हैं। तभी वही लड़की हमें दिखाई जाती है जिसे पहले हमारे हीरो ने कुछ बुली लड़कों से बचाया था। वो इस हॉल की हेड होती है। उसका नाम जू जिनसिन होता है जिसे हम लोग जू बुलाएंगे आज से। उसे देखते ही कैप्टन हुआंग पत्थर को नीचे रख देता है और वो तीनों उसे ग्रीट करते हैं। फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है जिसे देख के हमारा हीरो ब्लश कर रहा होता है और साथ में वो दोनों भी ब्लश कर रहे होते हैं और तीनों के मन में एक ही ख्याल आ रहा होता है कि कितनी सुंदर है ये। फिर वो हमारे हीरो के सामने से ही उन तीनों को इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। वहीं कैप्टन हुआंग हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों साथ में ही पढ़े हो फिर भी उसने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो अकेला खड़ा होता है और चारों तरफ से लोग उसका ट्रेस बोल रहे हैं और उसका मज़ा ले रहे होते हैं। सीन रात को शिफ्ट होता है जहाँ हमारा हीरो कॉफ़ी पीते हुए कंप्यूटर चला रहा होता है। तभी हमें जू को दिखाया जाता है जो अपना सारा काम करके बाहर की तरफ आ रही होती है और कहती है सच में ये प्रेसिडेंट का जॉब भी बहुत थका देने वाला होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसके कप में एक तालिस्मान आके लगता है। वो उसे देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है क्या, एक येलो ग्रेड का तालिस्मान? इतना वो कहता ही है कि वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमें नहीं दिखाया जाता कि हमारे हीरो के साथ क्या हुआ। एक्सप्लोजन के बाद हमें 3 बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें से वाइट बालों वाला लड़का परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रेसिडेंट कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? वहीं कुछ सिक्योरिटी आते हुए कहते हैं तुम कौन हो और क्या चाहते हो? और कैप्टन ज्वांग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, क्या तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम कैप्टन ज्वांग है। कैप्टन ज्वांग की बात पूरी भी नहीं होती और वो तीनों इन्हें पूरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड उन पे गोली चलाता है लेकिन वाइट बालों वाला लड़का अपने हाथ से फ्लेम निकालकर उसे बीच हवा में ही लिक्विड फॉर्म में ला देता है। वहीं हमारा हीरो पीछे से निकलता है और वाइट हेयर वाले बंदे को आवाज़ देता है और वो बिल्कुल चौंक जाता है। कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये ज़िंदा है? तभी हमारा हीरो कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो लेकिन मैं तुम्हें जू को
किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचाने दूंगा। ये सुन के वाइट हेयर बालों वाला लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे तुम्हें अभी मारने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। वहीं पीछे से कैप्टन हुआंग कहता है, पागल मत बनो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर हमारा हीरो कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसे कैसे रोकूंगा, और उसके पैर कांप रहे होते हैं। वो मन में सोचता है कि ज़ू को बाहर निकलने के लिए कम से कम 20 सेकंड लगेंगे, तब तक मुझे उसे रोकना होगा। फिर वह एक पाइप जैसे लोहे को लेकर वाइट बालों वाले लड़के को मारने के लिए दौड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें रोक के रखूँगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। फिर वाइट बालों वाला लड़का हमारे हीरो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि लगता है तुम मरने के लिए तैयार हो रहे हो। और हमारा हीरो मन में सोचता है कि वो केवल अपने फ्लेम से अटैक करेगा। वो गोली अपनी फ्लेम से मेल्ट कर देता है। ये उसके बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं है और उसका आर्म भी अभी जल रहा है। इसका मतलब वो फायर को रेजिस्ट नहीं कर सकता। वाइट बालों वाला लड़का जैसे ही हमारे हीरो को पंच मारता है, उसका हाथ लोहे के पाइप में फंस जाता है और जैसे ही हीट बढ़ता है, हमारा हीरो हंसते हुए बोलता है, चलो साथ में मरते हैं। ये सुन के वाइट बालों वाला लड़का बिल्कुल चौंक जाता है और डर भी जाता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे हमारा हीरो ऊपर की तरफ उड़कर नीचे गिरता है। और वहीं जू भी बाहर निकलते हुए उसे देख लेती है और देखकर अनदेखा कर देती है। और हमारा हीरो मन में सोचता है, जैसा उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो अभी भी इतना काम है, जबकि मैं इतने बड़े एक्सप्लोजन के साथ हिट हुआ। लेकिन चलो अच्छा है, वो ठीक है। इतना बोलते हुए हमारा हीरो वहीं पे मर जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ वही लड़की फ़ोन में देखते हुए कहती है, क्या किंग ऑफ हेल डेथ को एक्सीडेंट बता रहा है। फिर वो अपने हीरो को कहती है, तुम सुनो मेरी बात को, मेरा नाम लिदान है, मैं कैप्टन हूँ हेवन सिक्योरिटी की, तुम्हारे भाषा में गॉड। हमारा हीरो ये सुन के कहता है, क्या तुम गॉड हो, तुम्हारा कल्टीवेशन तो सबसे ज़्यादा होगा। फिर वो हमारे हीरो के शर्ट को पकड़ते हुए कहती है कि मैं बेस्ट में भी टॉप पर आती हूँ, और तुम्हारे वजह से मेरा मॉन्स्टर पकड़ने का मिशन फेल हो गया, क्योंकि तुम्हारी सोल अचानक से यहाँ आ गई। तो तुम अब मेरी हेल्प करोगे मॉन्स्टर को पकड़ने में, जिससे मैं फ्री हो सकूँ। फिर हमारा हीरो कहता है, इस समय मुझे नहीं पता इस जॉब से मेरी डेस्टिनी कैसे चेंज होगी। स्टोरी के सेकंड पार्ट में हमें चेन को एक सुनसान गली में दिखाया जाता है। वो कहता है, ये मेरा पहला मिशन है, मुझे एक भूतिया मेंशन ढूंढना है। फिर हमें 1 घंटे के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीदान चेन से कहती है, तुम्हें मॉन्स्टर्स और गॉड को पकड़ना है जो बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं। चेन बोलता है, मेरे पास तो यूजलेस स्पिरिचुअल रूट है, मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन के अगेंस्ट भी फाइट नहीं कर सकता। लीदान बोलती है, मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, हमारे पास इनफ मैन पावर नहीं है, इसलिए मेरे पास तुम्हें हायर करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ये बात चेन के सीधा दिल पे लगती है। लीदान कहती है, अर्थ पे स्पिरिट एनर्जी फैलने के वजह से हर जगह मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि वो रेकलेस मंकी हेवनली कोर्ट में ट्रबल मचा रहा है, इसलिए मुझे तुम जैसे ट्रेस को यूज़ करना पड़ रहा है। लीदान चेन को एक मोबाइल फ़ोन देती है और कहती है, ये कोई नॉर्मल फ़ोन नहीं है, ये एक डिवाइन आइटम है, इसको हेवनली कोर्ट में बात करने के लिए और किसी आइटम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं, ये केवल ऑफिसर्स के लिए होता है। चिंता मत करो, तुम्हें केवल ग्रेड एफ का मिशन मिलेगा। लो ग्रेड वालों के लिए सारे मॉन्स्टर स्टूपिड होते हैं, और तुम्हें मैं कुछ आइटम सेंड कर दूंगी। यहाँ तक कि जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वो भी इन मॉन्स्टर को पकड़ सकते हैं। ये बात तलवार की तरह चेन के सीधा दिल में लगती है। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि लीदान ने उससे कहा था, अगर तुमने अपनी जॉब को सही से किया तो मैं तुम्हें वापस अर्थ पे भेज दूंगी। वो आगे चल ही रहा होता है कि तभी हमें उसके पैर के नीचे एक बैरियर दिखाया जाता है। वो कहता है, ये क्या है। वहाँ पे हमें कई सारे र्यून्स दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर चेन थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर हमें सामने एक मेंशन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। फिर उसी मेंशन से एक रस्सी बाहर निकल के चेन के गले में लिपट जाती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। चेन चिल्लाते हुए कहता है, कोई मुझे बचाओ, क्या है ये। तभी एक बहुत डरावनी सी एक औरत दिखाई जाती है,
जिसने चेन को पकड़ा होता है। फाइनली उसका फेस दिखाया जाता है और वो बहुत सुंदर होती है। फिर वो हमारे हीरो कहती है, कौन हो तुम और तुमने मेरे बैरियर को क्यों क्रॉस किया। चेन पड़ा होता है और कुछ ऐसी चीज़ें देख लेता है जिससे वो शर्माने लगता है। फिर हमें हेवनली सिक्योरिटी का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ दो ऑफिसर हमारे हीरो को देख रहे होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर कहता है, कैप्टन ने फिर से किसी नए बंदे को गलत मिशन दे दिया। वहाँ पे 2 हॉन्टेड मैंसन था और ये लड़की डबल एस ग्रेड की है। फिर हमें उसका इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है। उसका ग्रेड मिशन डबल एस होता है और उस लड़की का नाम वानयाजी होता है। अफसर परेशान होते हुए कहता है, वो एक गोल्डन इमॉर्टल लेवल पे है, यहाँ तक कि कैप्टन भी उसे हैंडल नहीं कर सकती। तभी हमारे हीरो के हाथ में एक सिंबल चमकने लगता है। उसमें नोटिफिकेशन आता है, आपको एक आइटम बैग रिसीव हुआ है। उस सिंबल को देखकर वो लड़की कहती है, एक ब्रोंज लेवल का ऑफिसर। तभी हमारा हीरो कूद कर उसके सामने आ जाता है और कहता है, मेरा नाम चेन है, मैं एक हेवनली कोर्ट का ऑफिसर हूँ, तुम विश सरेंडर कर दो। और फ़ोन में देखते हुए कहता है, मेरे पास 3 आइटम है, कौन सा मैं यूज़ करूँ। हेवनली कोर्ट का ऑफिसर उसे देखते हुए कहता है, कैप्टन ने तो उसे आइटम बैग सेंड कर दिया। अगर उसने गलती से गोल्ड या सिल्वर लेवल का आइटम यूज़ कर लिया तो वह उसे हैंडल नहीं कर पाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरा ऑफिसर कहता है, क्या हम कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं? वो तो हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक करती है। इतने में पीछे से लीदान बोलती है, हाँ मैं मिस्टेक करती हूँ, तुम एक बार फिर से कहना। जिसे देखकर अफसर के पसीने छूटने लगते हैं और वो दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। सीन उस लड़की और चेन के ऊपर शिफ्ट होता है। वो कहती है, क्या तुमने मुझे विच कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे विच बुलाने की, जबकि तुम अभी ब्रोंज लेवल पे हो। चेन उस लड़की को गुस्से में देखकर कहता है, क्या ये मॉन्स्टर पागल हो गई है? मुझे अपने सिक्योर के लिए जल्दी से अपना आइटम यूज़ कर लेना चाहिए। पहले वो सोचता है मुझे गोल्ड लेवल के आइटम को यूज़ करना चाहिए, फिर वो रुक जाता है और कहता है, मैं तो ब्रोंज लेवल के मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ, और ब्रोंज लेवल आइटम पे क्लिक कर देता है। क्लिक करते ही वहाँ से ब्लू कलर की रोशनी निकलती है और एक ब्रोंज लेवल के रोप को बाहर निकाल कर उस मॉन्स्टर की ओर फेंक देता है, जिसे वो लड़की अपने एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है, मैं एक गोल्डन इमॉर्टल हूँ और तुम मुझे ब्रोंज लेवल के आइटम से पकड़ना चाहते हो। फिर वो सिल्वर लेवल के तालिस्मान को निकालकर चेन की ओर तेज़ी से फेंकती है, जिसे देखकर चेन कहता है, अगर तुम्हें सिल्वर लेवल के आइटम से कुछ नहीं होता तो इसका क्या कहना है। और अपने फ़ोन में क्लिक करके सिल्वर लेवल के आइटम को निकालकर सारे तालिस्मान को एक शील्ड से रोक लेता है, जिसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है। और फिर चेन बोलता है, मॉन्स्टर रोप तुम्हारे आगे यूज़लेस है, तो फिर मैं तुम्हें इमॉर्टल रोप से पकड़ूंगा। फिर वो उस लड़की को अजीब तरह से बांध देता है और चेन कहता है, हिलो मत और मुझे सरेंडर कर दो। तो गाइस, स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। चैप्टर 3 में हमें दिखाया जाता है, चेन के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो दर्द से चीख रहा होता है, क्योंकि उसका लेवल इतना नहीं रहता कि वो उसे हैंडल कर सके। तभी जितने भी तालिस्मान की स्पिरिट एनर्जी होती है वो उसके बॉडी में जाने लगती है। वहीं दूसरी साइड वो लड़की कहती है, इससे पहले मुझे किसी ने भी इस तरह नहीं पकड़ा। तभी वो अपनी पूरी पावर लगा के रोप को तोड़ देती है और कई सारे गोल्डन लीजेंडरी लेवल का तालिस्मान बाहर निकालकर चेन की ओर तेज़ी से फेंकती है, जिसे चेन हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या ये गोल्डन लीजेंडरी लेवल का तालिस्मान है? तभी वो अपने फ़ोन में क्लिक करके एक डिवाइन एसेंस शील्ड से सारे तालिस्मान को रोक लेता है, जिसे देखकर लड़की के भी पसीने आने लगते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। वहीं चेन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो खून की उल्टी करने लगता है। वो लड़की हैरानी से कहती है, ये आइटम 2 लेवल ज़्यादा है तुम्हारे लेवल से, अगर कोई और होता तो अभी तक मर चुका होता। ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। और तेज़ी से चेन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। अभी चेन के बॉडी से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उसके सारे कपड़े फट जाते हैं। तभी वो लड़की चेन के आगे आके रुक जाती है और उसे देखकर ब्लश करने लगती है। फिर जब वो उसकी पूरी बॉडी देखती है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो उड़ते हुए पीछे गिरती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, चेन हैरानी से बोलता है, क्या मैं तो स्प्लिट एनर्जी रिलीज कर पा रहा हूँ, लेकिन कैसे? क्या ये स्प्लिट एनर्जी इस आइटम से मेरी बॉडी में आ रही है? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या स्प्लिट एनर्जी की फीलिंग ऐसी ही होती है? और वहीं बैठकर अपनी एनर्जी को बैलेंस करने लगता है, जिसे देखकर उस लड़की के तो नोज़ ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहे होते। फिर हमारा हीरो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, ये लड़की जब मुझे मारने आ रही थी तब ये अचानक से ऊपर कैसे उड़ गई? और तालिस्मान में इसकी मास्टरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ये गोल्डन लेवल के तालिस्मान को भी यूज़ कर सकती है, जो बहुत रेयर होता है। लेकिन क्यों, जबकि ये एफ ग्रेड की मॉन्स्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं? ये कहकर
वो एक कदम पीछे हटा लेता है और वो लड़की अपने नाक को ढकते हुए कहती है, क्यों मैं इतना नर्वस हूँ जबकि मैं अनगिनत आदमियों से मिल चुकी हूँ। लेकिन एक मिनट, क्या ये प्योर एनर्जी है जो केवल वर्जिन बॉडी में पाई जाती है? और ये देखकर उसकी ब्लीडिंग और तेज़ हो जाती है। कहती है, क्या ये वर्जिन है अभी तक? नहीं, मैं तो अपनी ब्लीडिंग नहीं रोक पा रही हूँ, और उसकी ब्लीडिंग क्यों हो रही है तो आप जानते ही होंगे। और वहीं चैन बोलता है, तुम चाहे जितना चीख लो, ये यूजलेस है। मैंने सही गेस किया था, तुम तालिस्मान कल्टीवेटर हो, तुम फिजिकली बहुत वीक हो। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी मुझे दिख रही है। अब इसे कौन बताए कि वो इसके प्यार में पागल। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस लड़की का नाम वान याजी था, जिसे हम वान कहेंगे। वान चैन को करीब देखते हुए कहती है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पाऊँगी। और एक हार्ट तालिस्मान अपने ऊपर लगाते हुए बोलती है, शांत हो जाओ, मैंने ऐसे कई सारे लड़के देखे हुए हैं। लेकिन चैन इतना चार्मिंग दिख रहा होता है कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाती और उसे पकड़कर किस कर लेती है। चैन ब्लश करते हुए कहता है, मेरी पहली किस थी। और वो उसके इस एक्शन से बहुत हैरान भी होता है। चैन को ऐसा फील होता है कि जैसा एक सांप अपने शिकार को मारने से पहले उसके साथ खेल रहा हो। वान कहती है, कोई भी आदमी मेरे किस को रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर वो चौंकते हुए कहती है, उसके साथ क्या गड़बड़ है? ये मेरी सारी स्पिरिट एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम कर रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई सपेरा अपने हथेली पे उसे नचा रहा हो, और वो एक सांप है जो सपेरे के कंट्रोल में है। तभी उसे पीछे से धक्का देकर कहती है, बस करो, मेरी सारी स्पिरिट एनर्जी ख़त्म हो गई है। और वो उसे धक्का देकर अपने मैंसन में बहुत तेज़ी से भाग जाती है। फिर चैन बोलता है, क्या स्ट्रेंथ है, इतनी देर से ये अपनी स्ट्रेंथ को छिपा रही थी। ये तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक्सप्लेन मांगा पे। तो गाइस, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। पिछले कुछ दिनों से 4 सब्सक्राइबर के आगे चैनल बढ़ ही नहीं रहा था। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमें चैन को दिखाया जाता है, जिसको एक बंधा हुआ आदमी दिखता है। चैन हैरानी से कहता है, क्या इस आदमी को मॉन्स्टर ने बंदी बना के रखा है? इसकी बॉडी पे तो ब्लू तालिस्मान लगे हुए हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो इसे खाना चाहती है? फिर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जैसे ही चैन उसे बचाने के लिए टच करता है, उसका हाथ उस आदमी के आर पार हो जाता है। चैन कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि मैं अभी एक सोल हूँ, ना ये मुझे सुन सकता है और मैं ना इसे टच कर सकता हूँ। तभी पीछे से एक ब्लू तालिस्मान आके उसके पीठ में लगता है, और वहाँ पे वान आ जाती है और कहती है, तुम केवल एक भटकती हुई सोल और ऑफिसर नहीं हो, बल्कि तुम तो दूसरों की स्पिरिट भी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग हो। अब लड़ना बंद करो, तुम मेरे तालिस्मान के इफेक्ट में हो। अब तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे। और ये कहकर वो अलग अलग तरह से पोज देने लगती है। वान कहती है, कोई भी आदमी मेरे चार्म से बच नहीं सकता, चलो अब थोड़ा मज़े करते हैं। चेन अपनी प्योर एनर्जी से किसी तरह उसे रेजिस्ट कर लेता है और एक ख़तरनाक स्माइल करता है। कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो हम साथ में मज़े करते हैं। वान को नहीं पता कि वो उस तालिस्मान के प्रभाव से बच गया है। और वान चेन के गालों को प्यार से पकड़ते हुए कहती है, गुड बॉय, मेरे तालिस्मान कभी फेल नहीं हो सकता। तभी वो बंधे हुए आदमी को देखते हुए कहती है, और तुम, पिछले 1 साल से तुम्हारे साथ मैं फ्लर्ट कर रही हूँ और 3 मैरिज तालिस्मान इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तुम पे ये काम नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि इस तालिस्मान में ही कुछ गड़बड़ है। फिर वान उसके माथे पे चाटते हुए कहती है कि मैं तुम्हें भी एक दिन अपना बना के रहूँगी। फिलहाल ये वक्त है मज़े करने के। तभी वान चैन के चिपकते हुए कहती है, तुम कपड़ों में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे मसल बहुत अमेजिंग है, तुम्हारे एब्स और वेस्ट लाइन बहुत अच्छे हैं। ये कहकर वान उसे ठर की नज़रों से देख रही होती है और उसके मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे होते हैं। वान कहती है, मैं इसे किस नहीं कर सकती, नहीं तो वो मेरी सारी स्पिरिट एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। वान ये सब सोच ही रही होती है, तभी चेन उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर वान भी सरप्राइज हो जाती है। और चेन एक इमोर्टल ट्रैपिंग रोप पीछे से निकाल कर उसे बांध देता है। वान उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है, इसे तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। नहीं, ये तो सारी स्पिरिट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है मेरे पास थोड़ी भी स्ट्रेंथ नहीं बची। और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वान पूरी तरह से बंधी होती है। वो कहती है, कैसे, तुमने ये कैसे किया? चैन कहता है, अच्छा तो तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें कैसे पकड़ा? तुम मुझसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन केवल तुम गोल्डन तालिस्मान को ही नहीं यूज़ कर रही थी, बल्कि तुम साथ में मुझे सीड्यूस भी कर रही थी। जब मैं तुम्हारे पास आता था, तब तुम मुझे पहले सीड्यूस करती थी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी कैसे कंज्यूम कर पाता हूँ, लेकिन मैं जब तुम्हें किस करता था, तब तुम कोई तालिस्मान या स्पेल यूज़ नहीं कर पाती हो। जब तुमने बिना तालिस्मान इस्तेमाल किए हुए मुझे पहले धक्का दिया, इसका मतलब जब मैं तुम्हारी एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करता हूँ, तब तुम कोई भी तालिस्मान को यूज़ नहीं कर सकती। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछले कुछ दिनों से 11 सब्सक्राइबर के आगे चैनल बढ़ ही नहीं रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था, चैन वांग को सब बता रहा था कि मैंने तुम्हें कैसे पकड़ा। वांग कहती है, लेकिन तुम तो मेरे तालिस्मान के इफेक्ट में थे। चैन कहता है, मैं पहले तो तुम्हारे स्पेल में आ गया था, क्योंकि तुम बिल्कुल उस लड़की की तरह दिखती हो जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ। जब तुमने मेरे बॉडी के साथ गंदे गंदे हरकतें करना शुरू किया,
तब मैं तुम्हारे स्पेल से छूट गया था। वांग हंसते हुए कहती है, अच्छा तुम तो बहुत लॉयल निकले, इसलिए तुम मेरे तलिस्मान में नहीं फंसे। लेकिन तुम बेवकूफ़ हो, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। तुम केवल भटकती हुई एक आत्मा हो और वो लड़की किसी और आदमी के साथ मज़े कर रही होगी। ये सुनकर चेन कुछ समय पहले की बातों को याद करता है, जहाँ पे वो लीदान से कहता है, मैं ऑफिसर नहीं बनना चाहता और ना रिजरेक्ट होना चाहता हूँ। मैं केवल यूज़लेस नहीं हूँ, बल्कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और ना ही मुझे कोई याद करने वाला है। अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी में मुझे अगली ज़िंदगी मिले। लीदान कहती है, तुम जीना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं है। फिर उसकी पास्ट सीन दिखाते हुए कहती है, तो फिर ये क्या है? जिसमें जो दिखाई जाती है, जो चैन को देख के हैरान हो जाती है और रोते हुए उसका नाम लेती है। उठो चैन, को एम्बुलेंस को फ़ोन करो। फिर चैन उस बॉल जैसी चीज़ के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे जू रोते हुए कहती है, नहीं ये सच नहीं हो सकता। चैन उठो, तुम मुझे डराना बंद करो। चैन उसे देखते हुए कहता है, सच में ये मेरे बारे में तो फ़िक्र करती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे सारी बातें वो वांग को बता रहा होता है। वांग कहती है, तो तुमने ये डिसाइड किया कि तुम रीइंकार्नेट नहीं होगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए रोई थी, और अब तुम उस खतरनाक बॉस के लिए काम कर रहे हो, जहाँ वो तुम्हें इतनी खतरनाक मिशन देती है जिसमें तुम्हारी जान कभी भी निकल सकती है। चैन कहता है, हाँ ऐसी ही बात है। मैं पहले रिजरेक्ट होऊंगा और फिर मैं उसे कन्फेस कर दूंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले एक हाथ बहुत तेज़ी से आके उसको लगता है। वहाँ पे लीदान आके कहती है, तुम थरकी इंसान, पहले तो तुमने मॉन्स्टर को पकड़ा, फिर अपने कपड़े निकाल कर उसके उसके साथ मज़े कर रहे हो। जिसे देखकर वांग घबराते हुए अपने मन में कहती है, क्या ये लड़की पागल हो गई है? हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पुलिस वाला जू को रिपोर्ट देते हुए कहता है, फोरेंसिक लैब वाले पता लगा रहे हैं चैन के बॉडी के स्पिरिट एनर्जी को ट्रैक करते हुए। जब तक कोई क्लू नहीं मिलता तब तक आप हमारी सेफ्टी में रहेंगी। उसके बारे में पता चलता है, उसका नाम गुओ जिंग है, साउथ सी पुलिस डिपार्टमेंट का कैप्टन है वो। फिर हमें कुछ आवाज़ें सुनाई जाती हैं, मिस्टर होंग आप अंदर नहीं जा सकते, हटो मेरे आगे से, मुझे जू को देखना है। फिर एक लड़का अंदर आते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो जू? जिसका नाम होंग जियाओमिंग रहता है और वो 18 साल का है। वो एल्डेस्ट सन है साउथ सी सेक्ट के मास्टर का, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है साउथ सिटी का। होंग कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, किसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई जो तुम्हें मारना चाहता है, और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर ये सब बोल रहा होता है। फिर कहता है, गोजिंग जू मेरी गॉड सिस्टर की तरह है, वो मेरे साथ साउथ सी सेक्ट में रुकेगी अपनी सेफ्टी के लिए। फिर उन दोनों को हमें कार में दिखाया जाता है। होंग कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। जू कहती है, होंग तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं इस समय इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। फिर होंग उसे एक तालिस्मान देता है, उसे लेते ही जू को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर जियाओ का असली चेहरा हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे वो खतरनाक स्माइल करते हुए कहता है, इस तालिस्मान को मैंने अपने डेड से लिया था, किसी को बंदी बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट है। फिर जियाओ उसे ठरकी नज़रों से देखते हुए कहता है, जू मुझे पता है मैं अभी बहुत यंग हूँ और तुम मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहोगी, इसलिए मैंने इतनी खतरनाक रास्ते को अपनाया, जिससे मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करके तुम्हारी टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट अपना बना लूँ। फिर होंग जियाओ कहता है ड्राइवर से, गाड़ी मेरे फैमिली के होटल के तरफ लेकर चलो। नेक्स्ट सीन हमारा लीडान पे शिफ्ट होता है, जहाँ वो कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत मिशन दे दिया था, मैं कंफ्यूज हो गई थी डबल एस ग्रेड और एफ ग्रेड में। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जब उसे पता चला था उसने डबल एस ग्रेड का मिशन दे दिया है, तो उसने अपनी सारी भड़ास उन दोनों ऑफिसर पे निकाल दी थी। इन प्रेजेंट में आता है, जब लीदान ने चैन को मारा था तब उसका थोड़ा सा सोल डिस्ट्रॉय हो गया था। लीदान उसके पास आते हुए कहती है, मैं सच में जानना चाहती हूँ, तुम अपने लेवल से भी ज़्यादा लेवल के तालिस्मान को यूज़ करने के बाद अभी तक कैसे ज़िंदा हो? क्या सच में तुम गोल्डन इमोर्टल स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। ये कहकर वो चैन को किस कर लेती है। कुछ देर बाद चैन को धक्का देकर वो पीछे हट जाती है। चैन कहता है, तुम क्या कर रही थी अभी? क्या सारे घोड़े ऐसे किसी को भी किस कर लेते हैं? रिदान कहती है, तुम तो यहाँ मेरी भी स्पिरिट एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो, ये तुम्हारी कैसी एबिलिटी है? तुम जरा अपने आप को देखो, तुम्हारे बाल लाल हो गए हैं, तुम्हारी सोल एनर्जी बहुत चमक रही है और तुम्हारी सोल हील भी हो गई। तुम्हारी एबिलिटी तो एक ब्लैक होल जैसी है और बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब है। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि क्यों तुम अपने लेवल से भी ज़्यादा लेवल के तलिस्मान को यूज़ कर सकते हो। चैन कहता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो मैं कोई भी आइटम को इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो? ईरान कहती है, नहीं, मैंने तो ये केवल अभी तक गेस किया है, इससे पहले मैंने कभी भी ऐसी एबिलिटी नहीं देखी है। स्क्रॉल निकालते हुए कहती है, वान याजी तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम 1 साल के लिए हेवनली प्रिजन में रहोगी। वान कहती है, मुझे मेरी सज़ा मंजूर है, लेकिन एक फ़ाइनल रिक्वेस्ट है। फिर वो रोते हुए अपने बारे में बताती है, मुझे एक सिंगर से बेइंतहा प्यार था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे चाहे जितनी बार प्रपोज़ करूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देता था। फिर मैंने उसे अपना बंदी बना लिया और उसकी पूरी बॉडी को मैरिज तालिस्मान से ढक दिया। मुझे ये नहीं पता चल रहा है उसके ऊपर ये असर क्यों नहीं कर रहा, यहाँ तक एक इमोर्टल कल्टीवेटर भी उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। क्या वो मुझसे इतना नफरत करता है? चैन हैरानी से कहता है, क्या सिंगर मॉर्टल? फिर वो उसके सिर से कपड़ा हटाता है। अब हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा कि उसके ऊपर मैरिज तालिस्मान का क्यों असर नहीं हो रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please subscribe the channel and support me.